गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8th की हम लोग चैप्टर 3 रूलिंग द रूरल एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा किस तरीके से अब हमारे देश में इंग्लिशमैन अंग्रेज़ों का ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई और उन्होंने एक कंपनी का स्थापना करके और इस तरीके से पूरे सिस्टम को कब्जा कर लिया। तो सबसे मेन जो लास्ट में बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ आपको 1761 में, उसके बाद क्या किया उन्होंने जहाँ अपना कब्जा जमा लिया और उसके बाद बिहार, उड़ीसा, बंगाल इन सब एरिया से क्या टैक्स लेने का शुरू कर दिया उन्होंने। अब बोला कि भाई अब हमने कब्जा जमा लिया, हम यहाँ पे जीत गए हैं, अब हमारा यहाँ पे राज होगा और यहाँ से जो भी टैक्स आएगा उसको हम लेंगे। अब टैक्स कैसे होता था, तो वहाँ पे टैक्स जो 1793 में लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो है वो टैक्स जो उस समय तक जो टैक्स आता था वो राजा महाराजाओं इसके द्वारा उससे पहले भी लिया जाता था। जो अकबर के ज़माने में भी आप लोग ने पढ़ा होगा क्लास 7 में, और उस ज़माने में भी अलाउद्दीन खिलजी सब ज़माने में भी टैक्स लिया जाता था, लेकिन उसमें कुछ रूल रेगुलेशन था, कुछ सिस्टमेटिक ढंग था। यहाँ पे क्या हुआ, किस तरीके से सिर्फ कंपनी के फ़ायदा के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या क्या प्रोडक्शन करती है उसके हिसाब से टैक्स का यहाँ पे प्लानिंग सिस्टम किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वह सबसे पहला जो टैक्स बनाया आपको वो बनाया परमानेंट सेटलमेंट का। परमानेंट सेटलमेंट में आपको जमींदारी बंदोबस्त बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सबसे पहला उन्होंने शुरू किया टैक्स का सिस्टम। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जमींदारी बंदोबस्त में क्या होता था बच्चों, इसमें क्या है कि गांव के जो जमींदार लोग थे उनको बोला जाता था कि आप गांव का टैक्स को कलेक्ट कीजिए और ला करके गवर्नमेंट को पेड कीजिए। और टैक्स जो था वो लगभग समझिए कि 50% तक यहाँ पे लोग को जमा करना होता था। उसमें जो बाढ़ के कारण से, जिसके कारण से अगर फसल बर्बाद हो गया तो उसमें भी मतलब कि छूट की संभावना कभी कभी में होती थी, कभी कभी नहीं होती थी। शुरुआती दिनों में तो मिल जाती थी, 1793 शुरुआती दिनों थी, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेज़ का शासन हमारे देश में बढ़ता गया वैसे वैसे उनका जुर्म का जो समझिए कि लेवल है वो बढ़ता चला गया। इस तरीके से इफेक्ट ऑफ पीजेंट्स एंड जमींदार इफेक्ट पर क्या पीजर आने लगा, तो पीजन जो है वहाँ के जो लोग थे जो पीजेंट्स में जो गरीब मजदूर लोग थे उनके ज़िंदगी पे बहुत असर होने लगा इस चीज़ का, क्योंकि टैक्स ही देना पड़ता था। 50% टैक्स देना है तो जितना खेत में काम करता था उस तरीके से उनको पैसा या रुपया या सही ढंग से उनको इनकम का स्रोत जो है या खाने पीने का साधन सही ढंग से उनको नहीं मिल पाता था। फिर आया आपको रोहेटवारी सिस्टम 1820 में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में साउथ इंडिया में थॉमस मुनरो के द्वारा, और इन्होंने लगाया लगभग 55% टैक्स। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा बदला नहीं, जो ज़मींदारी सिस्टम था उसको बदल करके इन्होंने क्या किया कि रोहेटवारी सिस्टम लगाया। रोहेटवारी सिस्टम में क्या किया उन्होंने बोला कि अब डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा, तो उससे आप कंपनी को दीजिए या गांव के ज़मींदार को दीजिए। अब तो ज़मींदार का भी पॉलिसी जो है, रोल जो है वो ख़त्म हो गया, उनका भी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गया। फिर आया आपको महलवारी सिस्टम 1822 में हॉल्ट मैगजीन के द्वारा, जो कि पंजाब और सेंट्रल इंडिया आपको यूपी ये सब जो एरिया है, हरियाणा और मध्य प्रदेश ये सब एरिया में लगाया गया सिस्टम। उसमें क्या था कि उसमें भी आपको जस्ट लाइक एज ए हेड ऑफ विलेज, जो गांव का कोई हेड होगा जिसको मुखिया बोला जाता है आजकल के ज़माने में, उस समय में तालुकदार बोलते थे, तो जो हेड होगा वो क्या करेगा, टैक्स कलेक्ट करेगा और जा करके वहाँ पे जमा करेगा। अब क्या हुआ कि कोई भी पॉलिसीज आया जो महलवारी हो चाहे रोहेटवारी हो, इससे यहाँ वहाँ के जो लोग हैं, भारत के जो लोग थे, जनता थे, उनको बहुत परेशानी हुई, मजदूर वर्ग को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगा। 55% टैक्स चुकाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। उस तरीके से फील्ड कल्टीवेशन, कभी कभी बाढ़ आ जाना, बारिश आ जाना, फसल बर्बाद हो जाना। जैसे कि अभी जो है वो अब हम लोग जो है वो डायरेक्टली रूप से टैक्स पेड नहीं करते, टैक्स तो हम लोग भी देते हैं, लेकिन अभी क्या है कि डायरेक्टली रूप से टैक्स नहीं देना पड़ता है। किसान अपना खेत है, अगर वो खेत में काम करने जाए नहीं भी जाए, लेकिन उस टाइम में था कि आपको खेत में काम करने भी जाना है और 55% आपको टैक्स भी चुकाना है। अब हो गया कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स इट मीन्स डैट कि अब देखने लगा कि क्या चीज़ का डिमांड है मार्केट में। तो यूरोपियन कंट्री में उस समय जो था आपको डिमांड था इंडिगो, टी, कॉफ़ी, जूट, शुगर कैन, मलबरी, रबर, ये सब चीज़ों का उत्पादन का ज़्यादा डिमांड था। तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बोला कि जिस चीज़ का डिमांड है मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, उसी चीज़ का हम लोग यहाँ पे
यहाँ पे पैदावार करवाएंगे। तो यहाँ पे सिस्टम आया आपको इंडिगो प्रोडक्शन। अब जब इंडिगो क्या होता है कि नील होता है। पहले ज़माने में जब वाइट कपड़ा पहनाया जाता था या कोई कलर किया जाता था तो उसको रंग करने के लिए नील का इस्तेमाल किया जाता था। उसका खेती होती थी नील की। तो नील की जो मेनली खेती होती थी ये आपको बिहार बंगाल में ही मेनली आपको होती थी। तो इसमें क्या पॉलिसीज था, तो इसमें हुआ कि दो तरीके का पॉलिसीज हुआ। एक पॉलिसी हुआ कि आपको फार्मर्स जो है, आपको यूरोपियंस फार्मर्स जो बाहर से फार्मर्स लोग आने लगे और उन्होंने ज़मीन लिया और ज़मीन में लेकर के और यहाँ के जो मजदूर लोग थे उनको काम करवाते थे और बहुत कम पैसा देते थे। और दूसरा किया कि ज़मींदार लोन देना शुरू कर दिया। अब लोन देते थे तो जो लोग हैं उसके बाद जो नील है बहुत कम पैसे पर खरीदते थे। तो लोन चुका नहीं पाने के कारण जो अंग्रेज़ लोग जो है वो ज़मीन पे कब्जा कर लेते थे अपना। तो इस तरीके से ये जो पॉलिसीज़ था वो बहुत ही ज़्यादा घातक हो गया। और दूसरा नुकसान ये भी हो गया कि आपको चावल दाल ये सब की पैदावार कम हो गई, भोजन की समस्या उत्पन्न हो गई। तो इंडिगो रिवेलियन मतलब कि 1859-60 में लोगों ने जो है, जो ज़मींदार लोग जो थे और जो पढ़े लिखे लोग थे, पहले ये सब चीज़ें विरोध नहीं करते थे अंग्रेज़ का, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों को परेशानी होने लगी। और 1917 में आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह नील के आंदोलन जो है अपने बिहार सत्याग्रह से शुरू किया था, जिसके लिए उन्होंने आपके एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में भी रुके थे। तो 1917 में सबसे पहली बार जो है महात्मा गांधी ने आंदोलन इसी के साथ शुरू किया था। ये जो इंडिगो रिवॉल्यूशन था उसी को आगे बढ़ाते हुए और अब जो भारत के देश का जो आज़ादी का सत्याग्रह था वो वहीं से शुरू हुआ था। इस तरीके से बच्चों आपको लाइन पढ़ना है और इसको कंप्लीट करना है। थैंक यू बच्चों।